रटेगी तो खून की नदियां बहा देंगे, राम मंदिर बना तो ये कर देंगे। क्या हुआ भारत के अंदर? भारत में एक मजबूत सरकार बैठी है। यही विपक्ष था जो कल तक कह रहा था बैसाखियों की सरकार चक्कर में इतने डिस्टर्ब हो गए, मतलब समझिए इतना हम बहुत अगला से आदमी छोटे से, लेकिन सर कितना डिस्टर्ब हो गए क्योंकि सर के अंदर भाई पना है ही नहीं। बता दे तो किस लेवल का है भाई साहब, बातों से पता लग जाता है पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गधा है, ये कहाँ से आया है, सारी चीजें पता चल जाती है। आपको राइट नहीं दिया गया है कि आप किसी को गधा कह दो, राइट नहीं दिया गया। एक आदमी बोल के गया कहीं यही आतंकवादी होते हैं, डायरेक्टली बोल दिया। आप बताइए, मेरी बात, आप अपने परिवार के साथ रहते हो ना, अपने परिवार में कुछ अनर्गल करोगे ना तो परिवार भी कहता है कि ये मेरे परिवार का नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, मैं कानपुर से रहता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। मेरा मैम ये कहने का मतलब है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आप हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो बड़ी हलचलें हैं, कैसा एक्सपीरियंस है उत्तर प्रदेश का? मैम एक्सपीरियंस का तकलीफों से आदमी बीतता है, वही जानता है जिसके घर में आग लगती है, ठीक है। तो मैम मेरा कहने का मतलब है कि लोग बड़े बड़े तो करके चले जाते हैं क्योंकि उनके नाम में VVIP लगा होता है, VVIP, ठीक है। उनका काम है कहना, लेकिन मरता कौन है जिनके घर में मकान भी नहीं होते हैं, जो झोपड़पट्टी पे रहते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा पे जाने नहीं दिया गया है, क्योंकि उनको मालूम अनपढ़ रहेंगे तो वो उल्टा सीधा करते रहेंगे। लेकिन अब वक्फ बोर्ड बिल में आप लोगों को तो सुविधाएं मिलेंगी ना, आप लोगों की जो जमीनें गई हुई हैं सबके वापस मिलेंगे। आधार कार्ड दिलवा दीजिए और मेरे वालिद साहब का आधार कार्ड दिला दीजिए, मुझे कुछ मिलेगा? ता जिंदगी इनको मानते रहेंगे, इनकी इच्छा पूरी करते रहेंगे, ये मेरा है। लेकिन मिले तो मुझे कहने में और करने में जमीन और आसमान का फर्क है, ठीक है। कहने और करने में जमीन और आसमान का फर्क है। ऐब किसी पर भी उठा सकते हो, खुद के ऐब जानो, यही इंसान होता है। लेकिन आज कोई अपना ऐब नहीं जानता है, कोई ये नहीं कहता कि मेरे अंदर ये दाग है, सामने वाले पे दाग है। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं इस मुल्क का नहीं हूँ, मैं हूँ इस मुल्क का, क्योंकि मैंने यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं मरूंगा, मेरे वालिद साहब भी यही। ये किसने कह दिया कि आप यहाँ के नहीं हो? ये किसने कह दिया? एक आदमी बोल के गया कहीं यही आतंकवादी होते हैं, डायरेक्टली बोल दिया। आप बताइए, मेरी बात, आप अपने परिवार के साथ रहते हो ना, अपने परिवार में कुछ अनर्गल करोगे ना तो परिवार भी कहता है कि ये मेरे परिवार का नहीं है, समझ रहे हो? तो आप हिंदुस्तान में रहते हो, जब हिंदुस्तान की सुनो, पहले सुना करो, देशभक्ति की बातें जब करते हो ना तो देशभक्त कहलाता है। देशद्रोही बातें करोगे तो देशद्रोही कहेंगे। तो वो जो तुम कर्म करोगे ना वैसे ही तुम्हें लोग बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारे को जस्टिकुलेशन से भाप लेते हैं कि ये बंदा किस लैंग्वेज में बात कर रहा है। आपने पहले उसको बोलने से पहले उसके एजुकेशन को जांचा? क्या एजुकेशन? सबका घूमते रहे, हम डिग्रियां चेक करें? भाई साहब डिग्री दिखाना फिर बात करेंगे आपसे, तो आपकी बात विचार से पता लग जाता है आपकी एजुकेशन क्या है। आप चेहरा देख के उसकी औकात बता दे तो किस लेवल का है? भाई साहब, बातों से पता लग जाता है पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गधा है, ये कहाँ से आया है, सारी चीजें पता चल जाती है। आपको राइट नहीं दिया गया है कि आप किसी को गधा कह दो। राइट नहीं दिया गया तो आजादी भी दी गई है, हम जज कर सकते हैं। आप बात कर रहे हो ना, इस मुल्क में फ्रीडम मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है, कुछ भी करोगे सबको मिला हुआ है, ठीक है। आप किसी को ऐब नहीं हो सकते हो। आप चाहे यहाँ पे अकेले बोलो, अकेले होगा तो मैं भाई हो। आप कितने भाई हो जी? कितने भाई हो? हम भाई देखिए 7 थे, 2 खत्म हो गए। पिताजी ने आपको बोला था इस परिवार के हित में ही रहना, कमाना, घर भेजना। परिवार के अगर तुम खिलाफ जाओगे तो पिताजी क्या कहेंगे कि भैया तुम्हें आजादी है, कुछ भी करो और परिवार हमारे मत्थे मार दो। जब तुम देश में रहते हो ना तो देश विरोधी काम करोगे तो वही गद्दारी कहलाता है। अगर देश हित में बात सुनो, मेरी बात सुना करो, बोलने से नहीं होता। जब तुम बात करते हो ना, तुम्हारी बातों में दिखता है, वही सामने वाला देख के बोलता है। तो बात ऐसी बोला करो कि हाँ लगे कि भैया हाँ हम भी हैं। अब तुम खुद ही मान रहे हो कि मेरे को बाहर का कह रहे हो, तो बाहर का तुम कहलवा रहे हो। बातें ऐसी क्यों कर रहे हो आके यहाँ पे? अगर आप एक बार इनसे करते फिर सुन रहे। रुको बात लेते। मेरा आधार कार्ड बना दीजिए। अब आप अगर पढ़े लिखे हैं या नहीं भी पढ़े लिखे हैं, आप अपना आधार कार्ड नहीं बना सकते हैं? बना है। अब आप आगे, पहले आपने झूठ बोला, फिर आप सच्चाई पे। हाँ देखिए, ले कहा कि मेरा और मेरे वालिद का ये सारी बातें देखिए, मैंने तो अभी पूरी सुनी नहीं। अगर सुना होता तो बताओ तुम्हारे को क्या करेगी सरकार? तुम्हारे घर से गोदी में उठा के लेके घुमाए, टहलाए? सरकार इसलिए बनाया तुम्हारे घर में राशन भेजते, तुम्हारे से पूछे भैया कोई सुख दुख है? तुम अकेले हो देश में जनता है, जनता को स्कीमें चला के दी जाती है, सुविधा। राशन, बात सुनो, राशन मिलता है कि नहीं? तुम्हारे घर राशन जाता है? तुम्हारे घर कुछ तो स्कीम पहुंची होगी गवर्नमेंट की, हाँ ली होगी ना। कि कह दो वो भी आधार कार्ड बना था अभी 5 मिनट पहले, अभी फिर बन गया, पहले मना कर रहे थे, अब कह दो राशन कार्ड अभी मना कर दो, बाद में कह दो मैं चला जाऊं तो मेरा राशन कार्ड भी है, मैं तो राशन भी लेता हूं, मैं तो सारी स्कीमें लेता हूं, आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है, योगी जी की सारी स्कीमें मेरे को मिलती। इस तरह की दोहरा चरित्र बंद कर दो, बेकार की। अनपढ़ों की निशानी है, अनपढ़ साफ दिख रहे हो,
पढ़े लिखे तो बहुत दूर की बात है। अभी बात करते हैं एक बार, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर बच्चे आपसे बात करते हैं। इतने के चक्कर में इतने डिस्टर्ब हो गए, मतलब समझिए इतना हम बहुत अगला से आदमी छोटे से, लेकिन सर कितना डिस्टर्ब हो गए क्योंकि सर के अंदर भाई पना है ही नहीं। देखिए भाई पन्ना, देखिए अब इन्होंने भाई पन्ने की बात कही। अब देखिए सारी चीजें होती है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि आपकी किताब में लिखा है कि हिंदू जो है, सनातनी जो है, काफी लिए कि मेरा कोई आधार कार्ड देता, मेरा वालिद का आधार कार्ड दे देता। अब इनके सुविधा के लिए कौन जाएगा? इनके सुविधा तो आपने लेनी है और आपके वालिद का वो ढूंढेगा कोई पेपर, आपके आधार कार्ड को ढूंढेगा। तो सुविधाएं आपको चाहिए तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब बिना एफर्ट्स के कहोगे नहीं यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं दे रही सरकार, और आप आए तो ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दे, तो ये कहाँ की देशभक्ति है? कहीं की देशभक्ति नहीं है। पहले सबसे पहले इस देश से प्यार करना पड़ेगा, तभी जाके आप देख लीजिए ना। वक्फ बोर्ड के ऊपर ही हम बात करेंगे। अभी हमारे बीच और भी लोग मौजूद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वक्फ बोर्ड बिल रात के 1:30 बजे पार्लियामेंट में पास होता है। यहाँ एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपका नाम? मेरा नाम राहुल मेहता मैम। देखिए, वक्फ बोर्ड जो संशोधन किया गया, पहले तो हमें ये जानने की आवश्यकता होनी चाहिए कि उसमें अमेंडमेंट किया क्यों गया। क्योंकि जब सरकार देख रही थी, देखिए 11 साल हो गए सरकार को, 11 साल बाद अगर अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ी तो क्यों पड़ी? क्योंकि अभी बीते कुछ सालों में हमने देखा कि वक्फ बोर्ड जो है, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, आप कह रहे हैं 11 साल हो गए। देखिए अब हमारे पास सीटें हैं 240, उस टाइम हमारे पास सीटें थी 372। तो 372 में अगर इसको अलायंस में 372 हमारे पास सीटें थी। अब जेडीयू की तरफ से कुछ शर्तें गई, वो भी माननी पड़ी। मीन्स ये बिल और सॉलिड हो सकता था अगर हम इसे उस टाइम पास करते तो ये भी एक सवाल जनता का है। लेकिन जो लोग ये बिल को पढ़ रहे हैं ना, जो कल लोकसभा में पास हुआ है, वो समझ रहे हैं कि अभी देखिए कि अगर उसके अंदर कुछ शर्तें जेडीयू की या नायडू की मानी भी, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा फैसला लिया गया। उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो की गई, जो पाकिस्तान गया मुसलमान था वो भी दावा डालता था कि मैंने अपनी जमीन वक्फ को कर दी, उसको निरस्त करने का काम किया। उसके बाद वक्फ बोर्ड के अंदर जो बंदा दान करता था, जमीन वक्फ करता था, वो करता होगा या तो भैया बेवाओं के लिए आश्रम बनाओ, या बच्चों के लिए यतीम खाने बनाओ, मतलब उनके लिए स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, कुछ बनाओ। लेकिन वक्फ ने आज तक 1954 में नेहरू जी द्वारा लाया गया था वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसके बाद से लेकर के 1995 में इसके अंदर संशोधन किया गया, फिर 2013 में भी किया गया। लेकिन एक भी जगह हमारे को ऐसी देखने को नहीं मिलती जहां पर वक्फ ने हिंदुओं को छोड़ो, सिखों को छोड़ो, ईसाई को छोड़ो, मुसलमानों के लिए कोई काम किया हो। उनको आवाज चाहिए तो मोदी जी का दरवाजा खटखटाएंगे, योजनाओं के लिए खटकाएंगे। मतलब इतनी घटिया जो जीवन व्यसर कर रहे हैं मुसलमान, उनके हक की बात अगर आज अमित शाह जी ने और मोदी जी ने करी तो क्या गलत किया? आप बताइए। ये वैसे कहते हैं कि भैया जी जाति जनगणना होनी चाहिए, विपक्ष के तमाम लीडर। आज उन्हीं मुसलमानों के अंदर जातियों से उनको अलग रखा जाता था। सिया सुन्नी को अगर उनमें जोड़ने का काम किया तो क्या गलत किया? बोरा हो चाहे पिछड़े मुस्लिम हो, उनको जोड़ने का काम किया गया वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन करके, तो क्या गलत किया? एक तरफ मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, पूरा देश महिला सशक्तिकरण की बात करता है, वही महिला को अगर प्रावधान दिया गया कि वो भी वक्फ बोर्ड में जुड़े, तो क्या गलत किया? कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी धरने राजस्थान में शुरू हो गए, फिर भी अलग अलग जगह पर शुरू हो गए हैं। तो वो चाहते क्या है? वो धरने वो लोग कर रहे हैं। आप भी जानते होंगे कि भारत के अंदर 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। अभी लोकसभा में पास हुआ तो मुझे लगता है सुबह ही हमारे को भारत के अलग अलग राज्यों में आगजनी और जैसी हिंसा पहले होती थी कांग्रेस कार्यकाल में, वो देखने को मिलती, लेकिन एक जगह भी हमारे को ऐसा देखने को नहीं मिला। मुस्लिम पर्सनल लॉ ऐलान तो कर रहा है कि भैया अगर राज्यसभा में पारित हो जाता है बिल और राष्ट्रपति महोदया का स्टैंप लगाती है तो हम जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। तो सरकारें किसके लिए हैं? आप लोग तो तब भी करते 370 हटेगी तो खून की नदियां बहा देंगे, राम मंदिर बना तो ये कर देंगे। क्या हुआ भारत के अंदर? भारत में एक मजबूत सरकार बैठी है। यही विपक्ष था जो कल तक कह रहा था बैसाखियों की सरकार है, लेकिन आज वो बैसाखियां कितनी मजबूत निकली, ये विपक्ष को जो है गले नहीं उतर रही है। आज वो बैसाखियों ने ही मोदी जी को कहा, आप जो देश हित में फैसला ले रहे हो, राष्ट्र हित में फैसला ले रहे हो, हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ना राहुल गांधी की सुनो, ना अखिलेश की सुनो, जिनके खानदान ने ही देश को डुबोने का काम किया हो, वो बताएंगे कि देश के हित में क्या काम होगा। तो वो साथ चले। उनके साथ का फैसला ये हुआ कि कांग्रेस कार्यकाल में जब रात को 12 बजे कोर्ट खोली जाती थी आतंकवादियों को
बचाने के लिए वही रात को 2:02 पे एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया जो देश हित में सर्वप्रिय कहा गया। सुनहरे अक्षरों में ये लिखा जाएगा, मोदी सरकार ने 2014 से लेकर 2025 तक कई अहम फैसले लिए कि उसमें एक सबसे बड़ा अहम फैसला अगर कोई था तो वो था वक्फ संशोधन बिल। देखिए रात में ये काम हुआ है और 2 बजे ही ट्रंप सरकार की तरफ से टैरिफ 26% भारत में कर दिया जाता है। कहीं कुछ सेटलमेंट तो नहीं है कि उस मुद्दे को ना उछाला जाए, इसलिए वक्फ को ऊपर ले लिया जाए? देखिए हमें क्वेश्चन तो बनता है, हमें समझिए, हमने ये तो देखा कि अमेरिका ने 26% टैरिफ लगा दिया। क्या हमने ये देखा कि हम 52% लगाते हैं अमेरिका के ऊपर? हम 52% अपना तो नहीं देख रहे कि हम भी अमेरिका के ऊपर 52% लगाते हैं। लेकिन चाय पर चर्चा तो मोदी और ट्रंप की बहुत हुई है। देखिए फिर भाईचारा है, दोस्ती है, तो फिर अब मोदी जी अगर अपने देश के हित की बात सोच करके अपने नागरिकों को, अपने देश को विकासशील बनाने के लिए अगर 52% टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगा सकते हैं तो वो 26% तो अपने देश के लिए लगाएगा। जापान के लिए 24% है, यूरोप के लिए 20% है, भारत के ऊपर 26%। दोस्ती का थोड़ा बहुत तो कम करते हैं आप ये भी तो देखिए। चाइना के लिए तो 37 है, भारत के लिए 27 है, वियतनाम के लिए 40 है, यूरोप चाइना के लिए तो 20% पहले का भी है, तो उनका तो चमन हो जाता है। तो EU के लिए 20% है। लेकिन उन्होंने, मैंने अभी स्टेटमेंट जो लेटेस्ट आई है वो ये आई है कि हम भारत में टैरिफ में डिस्काउंट देने के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो हो सकता है 27 से कम भी हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और फिर दूसरी बात है, देखिए ये भारत के अंदर ना कोई भी चीज आती है ना उसको गुमराह करने की तरफ विपक्ष ले जाता है। आप क्वेश्चन तो जगी रहा है। ये सोचिए कि क्या भारत कच्चा माल देता है अमेरिका को इतना? सबसे ज्यादा चाइना देता है कच्चा माल उसको, उसके ऊपर जितना असर पड़ेगा उतना तो हमारे पे नहीं पड़ना है। तो हम देश के अहम मुद्दे जरूरी होने चाहिए। एक बात बताइए, वो टैरिफ लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, ठीक है उससे महंगाई होगी, लेकिन महंगाई अगर होगी 1 रुपया 2 रुपये हो जाएगी, 50 पैसा हो जाएगी। अब ये तो है नहीं जैसे कहते भैया महामारी हो जाएगी, वो तो नहीं होगा ना। वो तो चाइना नहीं सोच रहा, चाइना सोच रहा है, एशिया के और देश सोच रहे हैं, लेकिन भारत का ध्यान भटकाने की देखो अमेरिका ने ये लगा दिया और मोदी जी वक्त बोर्ड में बैठे। मतलब वो आपकी जमीनें हड़प ले, वो आपका घर ही हड़प ले कि आप घर लेने योग्य तो रहो ना। तो 1-2% अगर आपको महंगाई झेलनी पड़ेगी दवाई पे, तो अब मोदी सरकार ने जब वैक्सीन बांटी थी, मास्क तक वो बांटे, कई चीजें जो दी फ्री के अंदर दी, तो उससे मजबूती भी तो ली। ये अमेरिका ही था ना जो कह रहा था भैया रूबल पेट्रोल मत लेना रूस से, लिया ना हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने, रूबल में डील करी ना डॉलर को निरस्त करके। तो ये मोदी सरकार जहां दोस्ती रख रही है, चाहे चाय पे चर्चा रख रही हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या बाइडन हो, वो व्हाइट हाउस के बाहर रेड कारपेट बिछा दे, वो एक अलग मैटर है। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि 20 कंट्रियां ऐसी भी हैं विदेश के अंदर जो सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दे रही है। अगर भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे आया, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कहते हैं जर्मनी और जापान को पछाड़ करके मैं तीसरे नंबर पे लेकर के आऊंगा, अपनी आर्थिक मजबूती इतनी मजबूत करूंगा, तो हमें तो सराहना करनी चाहिए। जिस विपक्ष के अंदर पढ़े लिखे लीडर रहे, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, मनमोहन सिंह जी हो, और राहुल गांधी जी भी कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े लिखे, इनके तमाम लीडर जो नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया। ये क्या 5वीं अर्थव्यवस्था पे कभी भारत को ला पाए थे? ये वंदे भारत, नमो भारत जैसी ट्रेनें चला पाए भारत के अंदर? ये एक्सप्रेसों का जाल बिछा पाए थे? ये रोड मैप के अंदर चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे भारत को ला पाए थे? नहीं ला पाए ना। ये मोदी जी की सरकार ने सिर्फ 11 सालों के अंदर करके दिखाया, जो ये पिछले अपने 50-55 साल के करियर में नहीं कर पाए। तो हमें अच्छाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। बुराइयां तो निकलेगी, खामियां तो निकालोगे। आप इंडिया गेट बासमती राइस भी ले आओगे ना, उसमें भी एक आधा चावल का टुकड़ा खराब आ जाएगा, तो ये थोड़ी ना पूरा चावल उठा करके आप बाहर फेंक दोगे, नहीं ना। तो मोदी सरकार जो फैसले ले रही है, मोदी को हमने चुना है देश को मजबूत करने के लिए। मोदी जी के पास इंटरनेशनल मुद्दे इतने हैं कि वो उनको ही सुलझा ले तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वही विपक्ष को जहां साथ चलना चाहिए, आज इजराइल इतना सा देश होकर के गाजा और फिलिस्तीन की बैंड बजा रहा है, वो क्यों बजा रहा है? क्योंकि उसके साथ उसका विपक्ष खड़ा है। 104 भारतीयों को हथकड़ी लगा करके अगर अमेरिका ने भारत में भेजा ना, जो घुसपैठियों की तरह उनके देश में गए थे, तो वहां का विपक्ष उसके साथ खड़ा रहा, गलत में उसके साथ विरुद्ध नहीं खड़ा हुआ। वहां पर जितने हिंदू रह रहे 28 लाख भारतीय रहते हैं, किसी ने वहां पर मटर पनीर की पार्टी नहीं करी। लेकिन भारत के अंदर जब बर्मा और म्यांमार के बांग्लादेशियों को भगाने की बात होती है, रोहिंग्याओं को भगाने की बात होती है, तो यहाँ के विपक्ष के नेता सरकार के खिलाफ जाकर के बिरयानी पार्टियां करते हैं। ये दुख का विषय है, हमें इससे निकलना पड़ेगा। एक तरफ विपक्ष की सरकारें भी कहती हैं, देश के तमाम लोग भी कहते हैं भैया रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन जो लोग आपका हक खा रहे हैं, जो लोग नकली आधार कार्ड बना करके राशन और योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, अगर उनको सरकार जब बाहर भगाने का काम करती है, CA NRC लाती है, तो उसका विरोध भारत में क्यों होता है?
यही सरकार होती है, यही विपक्ष की सरकार होती है जो कहती है भैया मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके बाप दादा के टाइम की प्रॉपर्टी है, वो पेपर कहां से लाएंगे? 30-40 साल पुराने मकान भी चेंज कर लिया, बाढ़ आ गई, ये हो गया, पेपर खराब हो गए। लेकिन भाई इनका दूसरा दोहरा चरित्र देखने को मिलता है कि ये कहते हैं जो मुसलमान पाकिस्तान चला गया था वो अपनी जमीन वक्त कर गया। मतलब 76 साल पुराने डॉक्यूमेंट हैं इनके पास। जो मुगल 300 साल पहले चले गए यहां से, उनके पेपर हैं वक्त किए हुए। लेकिन अगर बोल दो CNRC के तहत अपने 15, 20, 25 साल के पेपर दिखा दो तो देश के अंदर शाहीन बाग बनाने की बात की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं दुख का विषय है। भारत की जनता कमाए भी, रोजी रोटी भी कमाए, अपने बच्चों का भविष्य भी देखे, लेकिन अपने आने वाले बच्चों के लिए जो वो इतनी कड़ी मेहनत करके पाई जोड़ के पेट काट करके जो मकान बना करके दे रही है, जो प्रॉपर्टी बना करके दे रही है, जो संपत्ति छोड़ रही है, वो उन तक ही पहुंचे। ऐसा ना हो कि हम ऐसी सरकारों का समर्थन करें जैसा पाकिस्तान में हमारे बुजुर्गों ने किया था और सोचा था बापू बैठे, महात्मा गांधी बैठे, कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन बापू भी वहां कुछ नहीं कर पाए, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कुछ ना कर पाए। एक लाइन खींच दी गई और अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी हमारे बुजुर्गों को पाकिस्तान में छोड़ करके भारत आना पड़ा।